हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई की क्लासेस अल्टरनेट क्रम में आपको प्रोवाइड होंगी। तो जो कल की क्लास में हम लोग ने एक डीआई डिस्कस की थी, उसमें बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। वो डीआई थोड़ा सा अजीब थी भी, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होनी ही चाहिए थी। हमें विश्वास था कि आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने उसी तरीके की एक डीआई और ले रखी है। उस डीआई को आज हम आपको फिर से एक बार समझाते हैं। वो डीआई हम ये कह सकते हैं कि 100% चांसेस हैं आपके पेपर में आने के। 100 नहीं, 101%, 105% तक हम कह सकते हैं वो डीआई आपके पेपर में आ सकती है। तो उस डीआई को बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि वो डीआई बिल्कुल डिफरेंट है। आपने पहली बार पढ़ी होगी, ऑनलाइन क्लास में भी आप कहीं भी पढ़ते रहो या ऑफलाइन क्लास में भी कहीं भी पढ़ते रहो, तो वो डीआई इस तरह की आपने पहली बार पढ़ी होगी। और वो डीआई सप्लाई इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट गार्ड दोनों पेपर में आई है। तो वो वही सेम प्रश्न, बस डिजिट में चेंजेस करके उन्होंने पेपर में डाला है। तो जो फॉरेस्ट गार्ड वाली थी वो मैं कल पढ़ा चुका हूँ। आज मैं सप्लाई इंस्पेक्टर वाली पढ़ाऊँगा। आज की क्लास में मैं 2 डीआई के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। पहले मैं दूसरा प्रश्न डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर वो वाली डीआई भी आ जाएगी जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही। आज से फिर से एक बार उसी प्रश्न को समझाएंगे। 2 बार समझने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो स्टार्ट की जाए। डीआई की क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है। उम्मीद करते हैं कि इस बार यूपी पेट पार कराने में इनका सबसे अहम योगदान होगा। तो लगे रहो, और यूपी पेट तो पार करना ही करना है इस बार। आज की क्लास की जो महत्वपूर्ण डीआई है वो ये वाली है, क्योंकि एक डीआई इसके ऊपर भी आपके पेपर में आती है। 4 डीआई आएंगी। अगर 2 नॉर्मल हैं तो 2 थोड़ा सा मॉडरेट हो सकती हैं, या ये कह सकते हैं कि 2 डीआई नॉर्मल है तो 1 मॉडरेट के साथ 1 हार्ड हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि 1 नॉर्मल होगी, 2 मॉडरेट होंगे, 1 हार्ड होगी। 4 डीआई को 4 कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया जाएगा। 1 नॉर्मल होगी, 2 मॉडरेट होंगी और 1 हार्ड होगी। तो चारों डीआई हैं, 4 की 4 डीआई आपको करना है। उम्मीद करेंगे सारी डीआई हमारी पढ़ाई हुई आएंगी। कोशिश पूरी है कि जितनी डीआई आपको पढ़ाई जा रही हैं आप उतनी अगर पढ़ लो तो पेपर में आने की पूरी संभावनाएं होंगी। ये कह सकते हैं, देखिए फिगर यही बन के आ सकता है, डिजिट चेंज हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप मेरी 30-35 क्लासेस जितनी भी मैंने पढ़ाई हैं, आप जितनी भी 30-35 डीआई पढ़ाई हैं 20-25 क्लासेस में, अगर आप सबको डिस्कस कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, पेपर में जाते वक्त जरूर देख के जाइएगा। और जितनी मैं इधर नई डीआई पढ़ा रहा हूँ इनको जरूर पढ़िएगा। ये बेहतरीन है क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है, बिल्कुल अप टू डेट डीआई में पढ़ा रहा हूँ। आइए इस वाले प्रश्न को समझिएगा। कह रहा दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बस इतनी सी बात कहा कि एक बार चार्ट दिया गया है, इसको अच्छे से समझ लो। इसके बाद इसके कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर देना है। 1997 में कुछ उत्पादन दिखा रहा है, 1998 में कुछ उत्पादन दिखा रहा, 1999 में, मतलब अलग अलग सन में डिफरेंट ईयर्स में अलग अलग पैदावार, प्रोडक्शन, डिफरेंट प्रोडक्शन को शो कर रहा है। डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट प्रोडक्शंस को शो कर रहा है। बस यही डीआई है। आइए ये प्रश्न को समझते हैं, वहीं से ज़्यादा समझ में आएगा। पहला प्रश्न कहा 2000 से 2001 में विक्रय में प्रतिशत कमी थी। कोई वस्तु है जिसका हम लोग विक्रय करते हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन है, कोई भी चीज़ है जिसका हम विक्रय कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं 1997 में हमने 48,000 फ़ोन का विक्रय किया, 1998 में 40,000 फ़ोन का विक्रय किया, 1999 में 30,000 फ़ोन का विक्रय किया। मतलब डिफरेंट ईयर में डिफरेंट मोबाइल फ़ोन का विक्रय दिखाया जा रहा है कि कितना विक्रय किस वर्ष में हुआ है। ठीक, अब क्या कह रहा है? कह रहा वर्ष 2000 से 2001 में। सबसे पहले आप वर्ष 2000 के पास जाइएगा। ये 2000 है और ये वाला 2001 है। वर्ष 2000 में आप कितने फ़ोन बेचते हो? वर्ष 2000 में आप 25,000 फ़ोन बेचते हो।
वर्ष 2001 में आप कितने फ़ोन बेचते हो? वर्ष 2001 में आप 18,000 फ़ोन बेचते हो। ठीक है, विक्रय में प्रतिशत कमी थी। जब भी आपके हमने बोला था कि डीआई में एक क्वेश्चन प्रतिशत से जुड़ेगा, एक क्वेश्चन गुना से जुड़ता है और एक एवरेज से जुड़ता है। मतलब डीआई इन्हीं 4 चैप्टर के मिश्रण से ही बनी है। हमने 1-2 डीआई आपको पढ़ाई है साधारण ब्याज पे, तो उम्मीद करते हैं वो भी नई डीआई थी, वो भी आपके पेपर में आ सकती है। ठीक है, वो न्यू हमने अपडेट डीआई दी है। ठीक, तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आपसे प्रतिशत कमी कहे, मतलब कमी को प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी गुणे 100 बटे में जिससे कहे। अब ये आपको क्वेश्चन के द्वारा समझना होगा कि किससे कह रहा है, प्रतिशत कमी किससे कह रहा है। तो सबसे पहले आप निकालो कि कितनी कमी हुई है। 25,000 मोबाइल फ़ोन बेचते थे और 2001 में 18,000 फ़ोन बेचते थे। कितनी कमी हुई? 7,000 फ़ोन की कमी हुई बेचने में। 2000 में आपने 25,000 फ़ोन बेचे और 2001 में आपने 18,000 फ़ोन बेचे, तो कितनी कमी कर दिया? 7,000 की कमी कर दिया। तो प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी मतलब 7,000 गुणे 100 बटे में किससे, जिससे कहे, किससे? 2000 से 2001 में विक्रय प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी आई? 2000 से, किससे? 2000 से, तो 2000 वाले की वैल्यू बटे में चली जाएगी, मतलब 25,000 नीचे आ जाएगा। ये 2 3 3 1 2 3 3 जीरो कट गए, ये कटेगा 25, ये कटेगा 5 एकम 5, 4 जाएगा, 2 जाएगा, 5 चौको 20। ठीक, क्या 5 एकम 5, 2 जाएगा, ठीक है, 20 होगा, 5 को 20 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 28% कमी है ऑप्शन में, ये है ऑप्शन में। ठीक, तो हमेशा बटे वाली वैल्यू आपको कंफ्यूज करती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिससे कहे, किससे? 2001 से कितने प्रतिशत की कमी आई, किससे? 2001 से, तो 2001 की वैल्यू कहाँ जाएगी? बटे में, उससे डिवाइड करेंगे। कितने प्रतिशत की कमी आ गई है? 28% की कमी आई है। 2000 से 2001 में मोबाइल फ़ोन के विक्रय में 28% की कमी आई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। आइए, कह रहा सभी वर्षों में फ़ोन के औसत विक्रय से 2000 में फ़ोन के विक्रय का अनुपात क्या है? सबसे पहले आप सभी फ़ोन का औसत विक्रय निकालो, फिर उसका रेशियो बताना है 2000 फ़ोन के विक्रय से कि 2000 में कितने फ़ोन का विक्रय हुआ। सबसे पहले आपको औसत निकालना, तो एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्याओं को जोड़ो, सबके पीछे देखो 3 जीरो हैं, सबके पीछे इन 3 जीरो पे फोकस करो, सब जगह 3 जीरो हैं, तो जोड़ने पर 3 जीरो लास्ट में जरूर आएंगे। अब चौथी, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे 8, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 का 1 हासिल लगेगा 2, फिर 4 1 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 2 20 बटे में जितनी संख्याओं को जोड़े हो 1 2 3 4 5 6, आप एक बार ऐड को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हमें विश्वास नहीं अपने ऊपर, अगर ये कैंसिल नहीं होगा तब फिर क्या किया जाएगा, तब तो प्रॉब्लम आएगी। चलो कोई बात नहीं, ये एवरेज निकाल लिया। एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या। आपसे क्या बोला? सभी वर्षों के औसत विक्रय, सभी वर्षों का औसत विक्रय क्या आ गया? ये आ गया। इसका जो रेशियो बनाना है वो 2000 में बेचे गए फ़ोनों के रेशियो से। 2000 में कितने फ़ोन बेचे गए? 25,000। तो इसका रेशियो बनाना है सभी वर्षों के औसत विक्रय से, जो रेशियो बनाना है वो 2000 में बेचे गए फ़ोनों के विक्रय से बनाना है। 2000 में कितने फ़ोन बेचे गए? 25,000। इनसे रेशियो बनाना है। चलो रेशियो बनाओ जल्दी से। 1 2 3, 1 2 3 कट गया। हमें लगता है कुछ गलत ऐड हुआ है, क्योंकि गलत ऐड हुआ है तभी इसका आंसर गलत आ रहा है, नहीं तो रेशियो तो बन जाना चाहिए था। क्या हुआ? कट जाएगा 3 से। चलो 6 3 6 18,
2 जाएगा 3 सते 21, 3 दूनी 6, 25 दूना 50, 67 रेशियो 50। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 67 रेशियो 50 आ गया आंसर। आपसे कहा था कि रेशियो बनाओ सभी वर्षों के फ़ोन के औसत विक्रय से। तो सबसे पहले हमने सभी वर्षों में जो विक्रय हुआ है उनका औसत निकाला। औसत बराबर होता सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या, तो सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या कर दिया, वो औसत विक्रय लिख दिया। बराबर में जो रेशियो बनाना था वो 2000 में, वर्ष 2000 में बेचे गए फ़ोन की संख्या से बनाना था। वर्ष 2000 में 25,000 फ़ोन बेचे गए, उन दोनों का रेशियो बना दिया 67 रेशियो 50। चले आगे बढ़ा जाए। आइए, कह रहा वर्ष 2002 और वर्ष 1999 में बेचे गए फ़ोन के विक्रय का अंतर क्या है। इसमें तो अंतर बताना है। वर्ष 1999 में कितने फ़ोन बेचे गए? 30,000 फ़ोन बेचे गए। और 2002 में कितने फ़ोन बेचे गए? 40,000 फ़ोन बेचे गए। इन दोनों का क्या बताना है? अंतर बताना है। कितने का अंतर है? 10,000 का अंतर है। ये तो आसानी से आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। वर्ष 2002 में बेचे गए फ़ोन और वर्ष 1999 में बेचे गए फ़ोनों की संख्या का अंतर बताना था। तो वर्ष 2002 में आप 40,000 फ़ोन बेचते हो, वर्ष 1999 में आप 30,000 फ़ोन बेचते हो। इन दोनों का अंतर बता दो कितना? 10,000। ये तो बहुत ही आसान था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ वैल्यू को घटा के आंसर कर देना था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए, कह रहा सभी वर्षों में फ़ोन के औसत विक्रय की तुलना में कितने वर्षों में फ़ोन का विक्रय अधिक रहा। ठीक है, अभी आप औसत विक्रय निकाल के गए हो सभी वर्षों का। कहाँ पे निकाले हो? यहाँ पे। ये आपने इसका औसत विक्रय निकाला है कितना? 201.30 बटे में 6। तो एवरेज निकाला है क्या? एवरेज आपने निकाला है सभी वर्षों का 201 बटे में 30 बटे में 6। इसको हमने काटा था 3 दूनी 6, ये 3 छंग 18 और 3 सते 21। 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पंची 10। तो एवरेज आ गया 33,500। सभी वर्षों का जो औसत आया है वो कितना आ गया है? 33,500। क्वेश्चन क्या कहा? सभी वर्षों में फ़ोन के औसत विक्रय, सभी वर्षों में फ़ोन का औसत विक्रय कितना आ गया? 33,500। कह रहा कितने वर्षों में फ़ोन का विक्रय अधिक रहा, इसकी तुलना में कितने वर्षों में फ़ोन का विक्रय अधिक रहा। औसत से ज़्यादा फ़ोन कितने वर्षों में बेचा गया? तो औसत से ज़्यादा ये भी है, औसत से ज़्यादा ये भी है, औसत से कम है, औसत से कम है, औसत से कम है, औसत से ज़्यादा है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में औसत से ज़्यादा फ़ोन बेचे गए हैं। बताइए कोई डाउट है? सबसे पहले एवरेज हमने पुराना ही उठा लिया। दोबारा देखिए, यही चीज़ है आपको पेपर में ध्यान रखना है। जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करिएगा तो स्पष्ट करिएगा और उसे गंदा मत कर दीजिएगा बाद में। ठीक है, उसको बिल्कुल स्पष्ट रखिएगा, जिससे कि आपका अगर वो प्रश्न दोबारा फिर से कहीं पर रिपीट करे तो आप उसकी वैल्यू को लाके फिर से रख सको। ये नहीं कि दोबारा फिर से ऐड करना पड़े, एवरेज फिर से निकालना पड़े, ऐसे आप अपना समय वेस्ट करोगे। ठीक है, तो हमने देखिए एवरेज पिछली बार निकाला था, हमने उस एवरेज को लाके यहाँ पे भी उपयोग कर लिया, क्योंकि एवरेज की बात किया था। तो दोबारा एवरेज निकाल के क्या करेंगे? क्या एवरेज बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, तो सेम रहेगा, तो वही रख दो। चलो, समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। आइए अगला, कह रहा वर्ष 1999 और 2000 में फ़ोन के विक्रय का योग किस वर्ष के विक्रय के बराबर है। अच्छा, वर्ष 1999 में जो फ़ोन बेचे गए और वर्ष 2001 में जो फ़ोन बेचे गए, इनका कुल योग 1999 में कितने बेचे गए? 30,000 फ़ोन बेचे गए। वर्ष 2001 में कितने फ़ोन बेचे गए? 18,000 फ़ोन बेचे गए। इनका टोटल योग आ गया 48,000। कह रहा जो वर्ष 1999 और 2001 में जो टोटल फ़ोन बेचे गए थे, वर्ष 1999 और 2001 में जो टोटल फ़ोन बेचे गए थे वो किस वर्ष के संख्या के बराबर है, कि मतलब उतने ही फ़ोन किस और वर्ष में बेचे गए थे। तो वो कौन सा वर्ष है? 1997। देखो 48 तो 1997 आंसर बनेगा। मतलब जितने फ़ोन 2 वर्षों में मिला के बेचे गए थे, तो एक कोई ऐसा वर्ष है जहां पर उतने ही फ़ोन बेचे गए थे बराबर बराबर, तो उस वर्ष की संख्या बताओ, वो वर्ष बताओ। तो क्या आ जाएगा? 1997। ये बहुत ही आसान प्रश्न था, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब वो खतरनाक वाला प्रश्न लेते हैं जहां पे आप ज़्यादा परेशान थे। वो खतरनाक वाला प्रश्न लेते हैं ना, जहां पे आपको ज़्यादा परेशानी है। चलिए
ये है आपका खतरनाक वाला प्रश्न। ये वाला प्रश्न सप्लाई इंस्पेक्टर में आया है, और कल जो हमने ऐसा ही प्रश्न पढ़ाया था वो वाला आपका प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड में आया था। सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 के पेपर में आया और वो वाला फॉरेस्ट गार्ड 2022 के पेपर में आया था। ऐसा ही प्रश्न यूपी पेट 2022 के पेपर में आएगा, मेरा दावा है 100% आएगा। आप ऐसे प्रश्न को पढ़ के जरूर जाना प्यारे बच्चों, ये आएगा तो आएगा, ठीक है, गारंटी है हमारी। चलिए जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करो, पहले कमेंट करो तभी क्लास आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। जल्दी से कमेंट करिए फिर क्लास को आगे बढ़ाया जाए। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग, बढ़ाया जाएगा। चलिए प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से कह रहा निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। इस तालिका को समझना है और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ये तालिका क्या है, एक परीक्षा में संस्कृत और कंप्यूटर में प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण किया गया है। 100 छात्रों के बारे में बताया गया है, 100 छात्र हैं उनका वर्गीकरण बताया गया है। कौन सी परीक्षा में, एक संस्कृत की परीक्षा होती है, एक कंप्यूटर की परीक्षा होती है। 2 परीक्षाएं हैं जहां पर छात्रों के वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। अब समझिएगा ये मार्क्स जो 50 में से अंक, 50 में से कितने अंक पाए हैं ये यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। 50 में से अंक, जैसे 50 में से अंक मतलब यहाँ लिखा है 0 और ऊपर, मतलब 0 से ज़्यादा अंक पाने वाले बच्चे। यहाँ पे लिखा 10 और ऊपर, यहाँ पे मतलब 10 से ज़्यादा अंक पाने वाले बच्चे। यहाँ पे लिखा 20 और ऊपर, मतलब यहाँ पे 20 से ज़्यादा अंक पाने वाले बच्चे। यहाँ पे लिखा 30 और ऊपर, मतलब 30 से ज़्यादा अंक पाने वाले बच्चे। यहाँ पे लिखा 40 और ऊपर, 40 से ज़्यादा अंक पाने वाले बच्चे। टोटल हमारा 50 नंबर का पेपर है और यहाँ पे जो प्रदर्शित किया गया है वो अंकों को डिवाइड करके प्रदर्शित किया गया है कि कितने बच्चे 10 के ऊपर नंबर पाते हैं, कितने बच्चे 20 के ऊपर नंबर पाते हैं, कितने बच्चे 40 के ऊपर नंबर पाते हैं, कितने बच्चे 0 के ऊपर नंबर पाते हैं। 0 से नीचे नंबर कोई नहीं पा सकता क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तुम्हारे पेपर में तो निगेटिव मार्किंग भी है, थोड़ा ध्यान रख के करना पेपर को कि कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो जाए और निगेटिव में मत चले जाना। नहीं, ऐसा नहीं होगा यार, इतनी मेहनत से पढ़ते हो तुम लोग और निगेटिव में चले जाओ, इम्पॉसिबल है। रहोगे तो पॉजिटिव में ही, चाहे 1-2 नंबर ही पाके रहो। चलो अब समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास बच्चों की संख्या 100 बताया है, छात्रों की संख्या 100 भी कहा। अगर संस्कृत में छात्रों की संख्या प्रदर्शित है संस्कृत में, तो टोटल जब 100 छात्र हैं तो यहाँ पे भी 100 लिखा, यहाँ पे 92 लिखा, यहाँ पे 80 लिखा, यहाँ पे 32 लगा, यहाँ पे 9 लिखा। अगर सभी छात्रों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो कम से कम 200 के बराबर हो जाएगी। हमारे पास छात्रों की संख्या कितनी है, 100 ही है। तो मतलब ये जो अंक दिए गए हैं छात्रों की संख्या नहीं दी गई है। यहाँ पे हमें छात्रों की संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे ये बात समझिएगा। जैसे हम कहें कि कितने छात्र ऐसे हैं जो 0 से ऊपर अंक पाए हैं, तो यहाँ पे 100 से 92 को माइनस कर देना, कितना आएगा 8। तो 8 छात्र ऐसे हैं जो 0 से ऊपर अंक पाए हैं लेकिन 10 से नीचे अंक पाए हैं। अगर हम कहें कि ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जो 10 से ऊपर अंक पाए हैं, तो आप 92 से 80 को माइनस कर देना, कितना आएगा 12। 92 से जब 80 को माइनस करोगे तो 12 आएगा। ये 92 और ये 80 माइनस करोगे 12 आएगा। तो कहोगे 10 से ज़्यादा अंक पाने वाले और 20 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 12 है। अगर हम कहें 20 से ज़्यादा अंक पाने वाले और 30 से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो आप 80 से 32 को माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 48। तो अब बताओगे 48 छात्र ऐसे हैं जो 20 से ज़्यादा अंक पाए हैं लेकिन 30 से कम अंक पाए हैं। अगर हम कहें ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जो 30 से ज़्यादा अंक पाए हैं लेकिन 40 से कम अंक पाए हैं, तो आप 32 से 9 को माइनस कर देना। 32 से जब 9 को माइनस करो कितना आएगा भैया, 32 से 2 जाएगा 30 आएगा, 7 बचेगा 23 आएगा।
अब यहाँ पे वे छात्र हैं जो 30 से ज़्यादा अंक पाए हैं और 40 से कम अंक पाए हैं। अब कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो 40 से ज़्यादा अंक पाए होंगे। तो इन टोटल छात्रों की संख्या निकाल लीजिएगा। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, 12, 8, 20, क्वेश्चन कुछ भी कन्वर्ट हो सकता है। 8, 3, 11 का 1 हासिल लगेगा, 1, 4, 2, 6, 1, 7, मतलब टोटल ये 91 छात्र हुए। जो 9 छात्र बचेंगे वो 40 से ज़्यादा अंक पाए हुए होंगे। ठीक, ऐसे छात्रों की संख्या टोटल 100 हो जाएगी। 9 छात्र कहाँ से आए? टोटल हमारे पास 100 छात्र थे। जब 100 छात्र से 91 छात्र घटाओगे तो 9 छात्र आएंगे। 9 छात्र ऐसे होंगे जो 40 से ज़्यादा अंक पाए हुए होंगे। ये बात क्लियर हुई भैया? कल इतना स्पष्ट नहीं कर पाया था, शायद कुछ वॉइस इशू भी थी और उसके बाद थोड़ा सा मुझे टेंशन भी थी। ठीक, आज पूरी तरीके से स्पष्ट हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं। ये संस्कृत में हमने विद्यार्थियों का मतलब वो बता दिए कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कितने कितने विद्यार्थी कितने कितने नंबर पाते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर प्रश्न पूछे गए होंगे, ऐसे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। आओ अब समझते हैं। पहला प्रश्न कहा है, कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत क्या है। सबसे पहले हमें अंक को प्रतिशत में बदलना है। हमारे पास जो अंक दिए गए हैं ये दिया है 10 और ऊपर, 20 और ऊपर, 30 और ऊपर, 40 और ऊपर। टोटल हमारा पेपर 50 नंबर का है। अगर 10 वालों का प्रतिशत में बदलना है, 10 वालों को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, नीचे में टोटल पूर्णांक रखेंगे तो 50 दूनी 100, 10 दूनी 20%। ये वाला अगर 20% होगा तो ये वाला 40% होगा, ये वाला 60% होगा और ये वाला 80% होगा। ये सबके पूर्णांकों को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब ये 20% के ऊपर पाने वाले, ये 40% के ऊपर पाने वाले, ये 60% के ऊपर पाने वाले, ये 80% के ऊपर पाने वाले। अब क्वेश्चन क्या कहा? कुल मिलाकर मतलब टोटल, कुल हमारा नीचे है, ये तीसरा वाला जो है ये कुल है। कुल मिलाकर 40 कम से कम 40%, मतलब उसको कम से कम 40% नंबर तो ही मिलने ही चाहिए। वे छात्रों की संख्या कितनी है जिन्हें कम से कम 40% अंक मिले हैं। वे छात्रों की संख्या कितनी है जिन्हें कम से कम 40% अंक मिले हैं। तो 40% के नीचे वाला ये है, तो 100 से जब 87 घटाओगे कितना आएगा? 13, और 87 से 73 घटाओगे कितना आएगा? 14। तो टोटल कितने छात्र हैं? कुल मिलाकर 27 छात्र हैं जिन्हें 40% से कम अंक मिला है। कितने? 27 छात्र हैं। कुल मिलाकर में 27 छात्र ऐसे हैं जिन्हें 40% से कम अंक मिला है। अगला क्या कह रहा है? तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक, कम से कम 60% अंक पाने वाले छात्रों की संख्या कंप्यूटर में, कंप्यूटर वाला ये है। और कम से कम कितना बताना? 60% वाला। 60% वाला कौन सा? ये वाला। मतलब यहाँ तक की छात्रों की संख्या निकालनी है। 100 से 81 माइनस करोगे 9, 81 से 66 माइनस करोगे 15, 66 से 21 माइनस करोगे तो 6 से 1 जाएगा 5 और 6 से 2 जाएगा 4, 45, 5, 50, 10, 60, 10, 69। कंप्यूटर में कितने बच्चे हैं? कंप्यूटर में कितने बच्चे हैं? 69 बच्चे हैं, 69 बच्चे हैं। ठीक, और कुल मिलाकर में 27 बच्चे हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है? छात्रों का संख्या में प्रतिशत क्या है? तो 27 गुणे 100 बटे में 69। काटो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 9 27। 900 को 23 से भाग कर दो, 23 3 69। कितना बचेगा? 10 से 1 जाएगा 9, और सॉरी 10 से 9 जाएगा 1, 1 हासिल गया। 8 से 6 जाएगा 2, ये 0 आएगा। 23 9 12 में जाएगा, मतलब 39 पॉइंट कुछ % आएगा। अप्रॉक्स में आएगा, अप्रॉक्स में 39 को आप आंसर करिएगा। ठीक है, 39 पॉइंट या 38 पॉइंट कुछ भी जाएगा, उसको आप अप्रॉक्स में 39 वाले को आंसर करिएगा। और कोई तो ऑप्शन में है नहीं ना। 40 होता तो 40 पे फोकस करते, लेकिन 40 ऑप्शन में नहीं है। बताओ कोई डाउट है? अब तो समझ गए ना। सबसे पहले 40% वाले छात्रों की संख्या निकाल लिया कुल मिलाकर, जिसको बोला उसके निकालना। कुल मिलाकर मतलब नीचे वाला, कुल वाला नीचे वाला, वहां पे 40% से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या निकाल लिया, 27 आ गई। फिर कंप्यूटर में 60% से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या निकाली, कितनी? 69 आ गई। कहा प्रतिशत में कन्वर्ट करो, कर दिया कितना? 39%। बताओ कोई डाउट है? चलें आगे बढ़े, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत, अब आप कल वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन को मिलाइएगा तो दोनों प्रश्न सेम है या नहीं है? बताओ।
कल वाले प्रश्न और आज वाले प्रश्न जब आप मिला रहे हो तो दोनों प्रश्न सेम है। कल वाले भी क्लास आप जाके देखिएगा और आज वाली क्लास देखिएगा, आपको दोनों के प्रश्न सेम टू सेम मिलेंगे, लेकिन बस अंकों में परिवर्तन किया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, यूपी पेट में शायद ऐसा हो सकता है कि अंकों में परिवर्तन कर देगा और जो क्लास है वो आपको जो क्वेश्चंस है वो यही दे देगा, मतलब क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम दे देगा, लेकिन यहाँ पे डिजिट में परिवर्तन कर देगा। लेकिन जो ऊपर जो प्रश्न लिखे होते हैं वो सेम टू सेम यही टाइप हो सकते हैं, क्योंकि सप्लाई इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट गार्ड में सेम टू सेम प्रश्न ऐसे ही छप के आए हैं। सेम टू सेम आप मिलाइएगा, जो इसमें लिखा वही उसमें लिखा है, सिर्फ अंकों में परिवर्तन किया है, इसलिए आंसर बदलेगा लेकिन ये क्वेश्चन सेम टू सेम छप सकते हैं। इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना बेटा, हो सकता है आ ही जाए। आइए, कह रहा यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए कम से कम 60% अंक आवश्यक हैं तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे। 60%, ये वाला 20% था, ये वाला 40% था, ये वाला 60% था। 60% पे कितना है? 32 है ऑप्शन में, ये देखिए आगे आंसर कुछ करना ही नहीं। ये भी देखिएगा, कल के भी जो हमने क्लास पढ़ाई है उसमें सेम एक ऐसा प्रश्न, उसमें भी कहा था संस्कृत में 60% उच्च अध्ययन के लिए 60% अंक आवश्यक हैं तो छात्रों की संख्या बताओ। सेम प्रश्न है, वहाँ पे आंसर कुछ और आया था, यहाँ पे 32 आएगा। आगे आओ, यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। कंप्यूटर में 40% से कम अंक, यहाँ पे 20% और यहाँ पे 40%, ठीक, ये 20% और ये 40%। अभी शायद पीछे हम लोग निकाल रहे थे कुछ ऐसा ही ना, चलो निकाल लेते हैं फिर से। कंप्यूटर में 40% से कम अंक पाने वाले, यहाँ पे कितने छात्र हैं? 81 से 100 घटाओगे तो 19 छात्र, हाँ ठीक है। 66 से 81 घटाओगे तो 25 छात्र। 40% से कम अंक पाने वाले 40 के नीचे वाले ही होंगे, 40 के ऊपर वाले निकालोगे तो वो 40 से ज़्यादा वाले आ जाएंगे। तो कंप्यूटर वाला यही था, कंप्यूटर वाला यही है, ये देखो कंप्यूटर वाला है। और कहा कंप्यूटर में 40% से कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या, तो 40% मतलब 40 के नीचे वाला छात्रों की संख्या निकाल दो। 25 + 19 कितना? 9, 10, 14, 3, 34 छात्रों की संख्या कितनी आ गई? 34। ये वाले फॉरेस्ट गार्ड जो था, जो सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर था, यहाँ पे इस वाले DI से 3 ही प्रश्न बनाया था, और जो फॉरेस्ट गार्ड था सेम DI से 5 प्रश्न बनाया था। हमने दोनों सॉल्व करा दी, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट होता तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। अगर कोई DI का प्रश्न आपका नहीं लगता उसको हमें शेयर करिएगा, हम आपको ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड कर देंगे। और प्यारे बच्चों, अगर DI की क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आगे नेक्स्ट DI का इंतजार करें, बहुत ही बेहतरीन क्लास DI की और आने वाली हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, जो यूपी पेट के लिए स्पेशल होंगी। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।